हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आज मैं आप लोगों को अपना यूनिट 2 में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो अगला टॉपिक है बॉर्न हैबर साइकिल, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांस बहुत ज़्यादा है, तो जरा इस टॉपिक को अच्छे से समझना। इजी टॉपिक होता है, आपको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैंने पिछले लेक्चर में भी बता रखा है, तो आज अगर आप समझोगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, सर ये बॉर्न हैबर साइकिल की एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज होती है इसकी। अब याद करो, जब मैं आपको लैटिस एनर्जी पढ़ा रहा था, अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको लैटिस एनर्जी बच्चा पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि लैटिस एनर्जी को पता किसी भी आयनिक, लैटिस एनर्जी किसका होता है, आयनिक कंपाउंड का। तो वहां मैं आपको बताया था किसी भी आयनिक कंपाउंड की अगर लैटिस एनर्जी को हमें पता करना होता है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होते हैं कैलकुलेटिव मेथड, जिसमें हम लोग बॉर्न लैंडे इक्वेशन का यूज करते थे, और एक मैंने बताया था एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, जिसमें हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल का उपयोग करते हैं। यानी कि बॉर्न हैबर साइकिल का जो एप्लीकेशन होता है वो किसी आयनिक कंपाउंड के लैटिस एनर्जी को पता लगाने में यूज किया जाता है। अब सवाल उठा, सर ये बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, कैसे बनता है, ये कैसे हम लोग पता लगाते हैं, तो इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। देखो मैं आपको एक यहाँ पे एक टेबल के थ्रू सब कुछ समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लास्ट में आ जाइए, यहाँ गौर से समझना। यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। मान लो मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। हमको पता है कि NaCl अपना एक आयनिक कंपाउंड है बच्चा, ये NaCl अपना एक आयनिक कंपाउंड है। मान लो मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है बच्चा NaCl। अबे क्या हो गया भाई, पढ़ाने के चक्कर के दरमियान जब ये सब लफड़ा आ जाता है ना, बोर्ड फंसना या तबीयत खराब हो जाना, तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा। खैर कोई बात नहीं, हाँ आ गया। चलो ये अपना मान लो एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। अब आपको ये NaCl कंपाउंड कैसे बनता दिख रहा है, Na मेटल और क्लोरीन गैस से। तो जनरली अगर आप इसका रिएक्शन लिखोगे, NaCl कंपाउंड अगर आप बनाओगे तो आपको जो दिखेगा उसका उस कंपाउंड में एलिमेंट उसी से बनाओगे, तो आपको दिख रहा है Na और Cl। तो मान लो हमने ले लिया Na सॉलिड, Na का एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, सॉलिड रूप में होता है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, प्लस Cl2 गैस, आप Cl2 गैस ले लेते हैं, से बना मान लो 1 मोल NaCl सॉलिड। कितना मोल, 1 मोल NaCl सॉलिड। अब आपको अगर मैं याद हो तो पिछले क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है, देखो उससे पहले आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, या सब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री में हीट ऑफ रिएक्शन आप पढ़े होंगे। पहली बात तो आप ये समझो कि ये हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत अच्छे समझना, आराम आराम से समझना, मजा आएगा समझने में कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन अगर होता है, तो उस रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी या तो बाहर निकलता है या कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब होता है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में जितना एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होता है बच्चा, उसी को हम लोग उस केमिकल रिएक्शन का क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ जो ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग Na सॉलिड Cl2 गैस से NaCl सॉलिड बना रहे हैं, इस रिएक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ हीट ऑफ रिएक्शन तो होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में भी कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज तो हुआ होगा। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होता है उसी को तो उस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, जिसको डिनोट करते हैं बच्चा हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा RH से। इसे डिनोट करते हैं डेल्टा RH से। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है, मान लो वो है डेल्टा RH। ठीक है, क्या है, डेल्टा RH। अब आप जब आपको 11th का नहीं टॉपिक याद है, कोई बात नहीं, मैं यहां समझा देता हूं। अगर आप 11th में पढ़े होंगे थर्मोकेमिस्ट्री, तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि ये जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो अलग अलग तरह का होता है, बहुत तरह का होता है। आपको पता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जो फॉर्मेशन रिएक्शन है, मान लो, या मान लो मेरे पास डिसोसिएशन रिएक्शन है, या मान लो मेरे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, सब्लिमेशन रिएक्शन है, कंबसन रिएक्शन है, यानी कि बहुत सारे प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें जो एनर्जी चेंज होगा वो उसका हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन उस केमिकल रिएक्शन में भी बच्चा, उस केमिकल रिएक्शन में भी बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन जिस टाइप्स का होगा, उस केमिकल रिएक्शन के हीट ऑफ रिएक्शन का नाम उसी केमिकल रिएक्शन के नाम पे आ जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मान लो हमने एसिड प्लस बेस को मिलाया, तो यहां से सॉल्ट प्लस वाटर बना। अब इस रिएक्शन में भी कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज हुआ होगा, तो जो इंथैल्पी चेंज हुआ होगा उसको इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे।
लेकिन चूंकि ये केमिकल रिएक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के हीट ऑफ रिएक्शन का नाम क्या बोल देंगे हम लोग? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या नाम बोल देंगे? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सिमिलरली उसी प्रकार से जो ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है मेरे पास, ये केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का फॉर्मेशन रिएक्शन है। अब ये फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होता है? जब कभी बच्चा किसी भी एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट से एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट बोले तो एलिमेंट इस नेचर में जिस रूप में एग्जिस्ट करता है वही उस एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट कहलाता है। तो जब कभी कोई भी एलिमेंट का कोई एटम या कोई एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्शन करते हैं और एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग फॉर्मेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसी का स्पेशल नाम पड़ जाएगा क्या? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन, अब देखो यहां पे ये रिएक्शन को देखो, सोडियम अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट होता है सोडियम का स्टैंडर्ड स्टेट, क्लोरीन अपने गैसियस स्टेट में है और इन दोनों को मिला के एक मोल NaCl यहां बन रहा है। तो यानी कि एक प्रकार का फॉर्मेशन रिएक्शन हो गया। तो इस फॉर्मेशन रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा इसी का हम लोग नाम क्या दे देंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या नाम दे देंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, तो ये जो NaCl कंपाउंड बना अपना, ये जो NaCl कंपाउंड बना, इस NaCl कंपाउंड में जो इंथैल्पी चेंज हुआ होगा इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नाम से या हीट ऑफ फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस से NaCl सॉलिड बनाने में जितना भी इंथैल्पी चेंज हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, ये एक लाइन का हम लोग रिएक्शन लिख दिए, डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिए NaCl बनाने का, क्योंकि हमको NaCl में Na और क्लोरीन दिख रहा था तो दोनों का स्टैंडर्ड स्टेट लेके जोड़ करके हमने NaCl रिएक्शन लिख दिया जो कि एक फॉर्मेशन रिएक्शन था। इसलिए यहां पे जितना भी इंथैल्पी चेंज हुआ होगा उसका नाम पड़ गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन एक्चुअल में NaCl कंपाउंड डायरेक्ट ऐसे नहीं बनता है। एक्चुअल में आपका ये NaCl कंपाउंड डायरेक्टली ऐसे नहीं बनता है, बल्कि आपको NaCl कंपाउंड बनता कैसे है? तो NaCl कंपाउंड बनता है Na प्लस आयन से और Cl माइनस आयन से, इससे बनता है। यहां तो Na सॉलिड था, यहां तो Cl2 गैस था, लेकिन NaCl जो बना होगा ना वो Na प्लस आयन से और Cl माइनस आयन से मिलकर बना होगा। तो मेरे माइंड में सवाल उठेगा, तो सर फिर हम लोग Na प्लस कहां से लाएं, Cl माइनस कहां से लाएं? और इसमें भी अगर आपको पढ़ाए थे कि अगर कोई एटम अकेला होता है ना तो वो गैसियस स्टेट में होता है। तो यानी कि Na प्लस गैसियस आयन और Cl माइनस गैसियस आयन से को जब मिलाए होंगे ना हम लोग तो यहां से हमारा बना होगा क्या? NaCl सॉलिड बना होगा। मतलब हमारा NaCl सॉलिड इससे बनता है। लेकिन यहां हम लोग एक सिंगल रिएक्शन लिख के दिखा दिए थे कि Na सॉलिड और Cl2 गैस से NaCl बना, लेकिन ये डायरेक्ट यहां से यहां इन दोनों को डायरेक्ट ऐसे मिलाएंगे तो ये कंपाउंड बनना मुश्किल है। इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिन सब रिएक्शन को मिला करके ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। अब वो कौन कौन सा होता है, बस अब यही आपको समझना है। और यही अगर आप साइकिल समझ गए तो यही आपका बॉर्न हेबर साइकिल होता है। तो पहले आप हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में यहां पे देख लो, वही बात यहां पे लिखा। पहले मैं समझा देता हूं फिर एक एक करके पढ़ के बता दूंगा। देखो होता क्या है, सबसे पहले मान लो बच्चा इस दूसरे पेज पे समझाते हैं, गौर से समझना। बॉर्न हेबर साइकिल, यहां हेडिंग डालो बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल एग्जाम्पल में किसका समझ रहे हैं हम लोग? NaCl का। आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का लिख सकते हो, लेकिन हम लोग NaCl एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। अच्छा, अभी मेरे पास एक रिएक्शन था NaCl कंपाउंड, जैसे हम बना रहे थे Na प्लस सॉलिड हाफ Cl2 गैस से हमने बनाया था NaCl सॉलिड। और यहां जो इंथैल्पी चेंज हुआ था उसको क्या बोले थे? हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको डेल्टा HF से दिखाते हैं। लेकिन हमने क्या बोला, ये तो डायरेक्ट पाथ हो गया NaCl बनाने का, लेकिन NaCl डायरेक्ट ऐसे नहीं बनता। NaCl किससे बनता है? NaCl बनता है बच्चा Na प्लस गैसियस आयन प्लस Cl माइनस गैसियस आयन को जब मिलाएंगे हम लोग, इनके मिलाने से तो इनके द्वारा आपका क्या बनता है? NaCl कंपाउंड बनता है एक्चुअल में। और आप देखो यहां पे जरा लैटिस एनर्जी याद करो, क्या पढ़ाए थे कि एक मोल आइसोलेटेड, जब हम लोग किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो जो एनर्जी उसमें रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते थे? लैटिस एनर्जी। यानी कि यहां से यहां तक जो इंथैल्पी चेंज हुआ होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो लैटिस एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा H लैटिस से।
इंथैल्पी। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद क्या है, यहां से यहां जाने के लिए हमको पहले यहां से यहां आना पड़ेगा, फिर यहां से यहां आना पड़ेगा, फिर दोनों को मिला के यहां जाना होगा। अब आपको बस यहां से यहां और यहां से यहां आने का सोचना है, बस आपका बॉर्न हैबर साइकिल तैयार हो जाएगा। देखो, गौर से देखो, तो सबसे पहले क्या है बच्चा, हमको Na गैस में, यहां Na सॉलिड है तो पहले Na गैस में आना होगा, यानी कि आपको सॉलिड से गैस बनाना है। तो सॉलिड से डायरेक्टली जब हम लोग किसी कंपाउंड को गैस बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है या जो एनर्जी उसमें मतलब एब्जॉर्ब होता है, सब्लिमेशन एनर्जी के लिए, सब्लिमेशन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। जब आप सॉलिड से गैस बनाओगे तो हीट दोगे, हीट देने से सॉलिड से डायरेक्टली अगर कोई गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। तो यानी कि हमको, अगर हमको Na सॉलिड से हमको जो NaCl बनाना है वो इससे बनता है ना। यहाँ तो हमने एक जनरल रिएक्शन लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, वही रिएक्शन हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले Na सॉलिड कहाँ पहुंचता है, Na गैस में। अब Na सॉलिड से अगर आपको Na गैस बनाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा उसके लिए, Na सॉलिड से अगर हमको Na गैस बनाना है तो उसके लिए हमको देना पड़ेगा हीट। और अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम लोग सब्लिमेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यानी कि यहां जो एंथैल्पी चेंज हुआ होगा उस एंथैल्पी को हम लोग बोले होंगे डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, अच्छा, तो Na सॉलिड से Na गैस पे पहुंच गए। कभी भी किसी भी एनी कंपाउंड को बनाना है तो पहले जो भी एलिमेंट है उसको उसके गैसेस फॉर्म में लाओ। तो सॉलिड को Na सॉलिड से Na गैस बना लिए। अब हमको Na गैस नहीं चाहिए बल्कि Na प्लस गैस चाहिए हमको। Na प्लस गैस चाहने के लिए हमको क्या करना होगा, इस Na गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करना होगा। और किसी भी एलिमेंट से के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जितना एनर्जी देते हैं उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि अगर Na गैस से Na प्लस गैस पे जाना है तो यहां जो एनर्जी देना पड़ेगा इसको हम लोग कौन सा एनर्जी बोलेंगे बच्चा, आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं Ie। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, Ie या I लिख सकते हो। तो हमने इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दे दिया। तो Na सॉलिड से पहले Na गैस आए, फिर Na गैस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद Na प्लस गैस बनाए, यानी कि हम लोग को यहां तक हम लोग पहुंच गए। ये कहानी तो अपना हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग यहां से Cl2 से Cl माइनस में आ जाओ। सबसे पहले अगर मेरे पास Cl2 है, मान लो अगर मेरे पास Cl2 है तो हमको तो एक Cl एटम चाहिए ना बच्चा, यहां तो दो Cl एटम है। तो पहले दोनों Cl एटम को तोड़ के एक क्लोरीन एटम अलग करो। Cl2 में कैसा होता है देख, Cl2 में होता है Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो पहले क्या करना होगा बताओ, यहां पे कितना Cl आयन चाहिए, एक। तो यहां तो दो Cl2 में दो क्लोरीन एटम है ना, तो हमको एक ही क्लोरीन एटम चाहिए ना। तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ो और तोड़ करके एक क्लोरीन एटम को यहां से अलग कर लो, एक क्लोरीन एटम को यहां से अलग कर लो। तो ये जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम लोग, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जब हम लोग किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल के एक मोल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो जितना एनर्जी देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी कि Cl2 बॉन्ड को क्यों तोड़ रहे हैं, खुद सोचो ना। हमको Cl माइनस चाहिए, तो Cl2 से Cl माइनस पे आने के लिए पहले तो हमको Cl2 से एक क्लोरीन एटम लाना होगा, दो क्लोरीन एटम को तोड़ के अलग करना होगा ताकि एक क्लोरीन एटम मिले। अब दोनों क्लोरीन एटम के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको कौन सा एनर्जी देना पड़ता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम लोगों ने Cl2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर हमने इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पहले दे दिया तो आपका ये Cl2 टूट जाएगा। लेकिन एक बार गौर से देखो, हमने आपको बोला Cl2 को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बताओ, यहां पे हम लोग एक मोल Cl2 की बात कर रहे थे ना, लेकिन यहां तो हाफ ही मोल Cl2 है। इसका मतलब हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आधा ही देना पड़ेगा। Cl2 नहीं, Cl2 को तोड़ने के लिए जितना देना पड़ता है अब उससे आधा, क्योंकि यहाँ पे आधा मोल ही Cl2 अपने पास है। यानी कि हमको जब एनर्जी देना होगा वो हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहां से हमको Cl एटम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, Cl एटम मिल जाएगा। और Cl एटम किस फॉर्म में, तो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म है, तो गैस में कन्वर्ट करने की जरूरत हमको नहीं है। तो Cl2 गैस से हमको Cl गैस मिल गया, लेकिन हमको Cl गैस ने Cl माइनस आयन गैस चाहिए। तो यानी कि अब इसको एक माइनस चार्ज देना है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पड़ेगा। क्या करना होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमें गेन करवाना पड़ेगा बच्चा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना होगा, गेन करवाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाया जाता है, जब किसी एटम को जब एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस टाइम पे जितना एनर्जी हमको रिलीज या एब्जॉर्ब होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाने में, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां हम लोग Cl को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा हमको Cl गैस से Cl माइनस गैस बनाने के लिए। तो जो एनर्जी यहां आपको जो इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाता है, इसलिए उस इंथैल्पी का नाम पड़ जाएगा डेल्टा Heg, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और बच्चा याद रखना, ये माइनस में होता है, ये आपका प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, और ये माइनस में होता है।
किसी भी एलिमेंट को पहला इलेक्ट्रॉन जब हम लोग देते हैं तो उसका इसके लिए एंथैल्पी क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो देखो अब Na सॉलिड से Na प्लस गैसेस आयन मिल गया, हाफ Cl2 गैस से Cl माइनस गैस मिल गया। अब हम जब इन दोनों को मिला देंगे तो यहां से बन जाएगा NaCl, और यहां से यहां जाने में जो एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि हम पढ़े थे ना जब हम लोग किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो यानी कि यहां तो हमने Na सॉलिड से Cl2 गैस को मिला के NaCl बना दिया, तो यहां पे जो इंथैल्पी चेंज हुआ उसको डेल्टा HF बोले। लेकिन क्या बोले थे, ये डेल्टा HF के अंदर में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, यानी कि यहां तो आपको एक स्टेप दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर में ये सारे स्टेप हो रहे होते हैं, सारे स्टेप हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब आप ये समझ गए बच्चा, तो यही होता है आपका बॉर्न हैबर साइकिल। अब बोलोगे सर इससे लैटिस एनर्जी कैसे पता लगाएंगे, अभी बताते हैं। आप लोग को नहीं याद हो तो हम बता देते हैं। एक लॉ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेस लॉ। एक लॉ होता है बच्चा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, हेस लॉ। हेस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को डायरेक्ट पाथ के थ्रू करवाते हैं, यानी कि ये हो गया डायरेक्ट पाथ, डायरेक्ट Na सॉलिड Cl2 मिला दिया और NaCl बना दिए, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होता है, जो एनर्जी चेंज होता है, वह एनर्जी चेंज जब उसी केमिकल रिएक्शन को इनडायरेक्ट पाथ के थ्रू करवाते हैं तो उन सब इनडायरेक्ट पाथ में जितनी भी एनर्जी चेंज होती है उनके सम के बराबर होता है। फिर सुनो, कोई केमिकल रिएक्शन जब डायरेक्ट पाथ में करवाया जाता है, जैसे कि हो गया आपका डायरेक्ट पाथ, तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा वह एनर्जी का वैल्यू जब हम उसी रिएक्शन को इनडायरेक्ट पाथ के थ्रू करवाते हैं तो उसमें जितने भी एनर्जी होते हैं उन सब के सम के बराबर होता है। मतलब वो ये बोल रहा है कि जो डेल्टा HF है आपका, जो डायरेक्ट पाथ का एनर्जी है, ये बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा H सब्लिमेशन के सम के बराबर हो जाएगा, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी के, प्लस हाफ BDE के, माइनस, यहां माइनस है ना, माइनस डेल्टा HEG के, और प्लस डेल्टा H लैटिस के। यहां तो एनर्जी रिलीज होगा तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा H लैटिस। समझ गए? समझे? तो ये कहानी हो गया। अब आपको मान लो बच्चा, अब अगर मैं आपको इन सारे का वैल्यू दे दूं, डेल्टा HF का भी वैल्यू दे दूं, डेल्टा H सब्लिमेशन का भी वैल्यू दे दूं, आयनाइजेशन एनर्जी का भी, सबका वैल्यू दे दिया, तो आप लैटिस एनर्जी नहीं फाइंड कर लोगे, कर लोगे ना? तो यही था बॉर्न हैबर साइकिल, जिसका एप्लीकेशन करके हम लोग लैटिस एनर्जी फाइंड करते हैं। ऐसे ही लिखा जाता है NaCl के लिए बॉर्न हैबर साइकिल। अब यही सारी बातें आपको हमने यहाँ पे सेंटेंस में लिखवा दिया है, बस एक बार पढ़ लो, जरा पढ़ो। चलो क्या बोला, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, डिपेंड्स अपॉन वेरियस एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी पे डिपेंड करता है, जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी भी बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक, लैटिस एनर्जी ETC। देखो ना, ये जो इंथैल्पी ऑफ, वही बात हम बोल रहे थे, ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है बच्चा, ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो बहुत सारे एनर्जी पे डिपेंड करता है, देखो है कि नहीं? आगे, द रिलेशन बिटवीन दिज एनर्जी, इन एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, एक साइकिल के फॉर्म में। इस एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है उसको देखो हम लोग एक साइकिल के फॉर्म में कर रहे हैं ना, उसको हम लोग एक साइकिल के फॉर्म में दिखा रहे हैं ना, इसी साइकिल को बोला जाता है बॉर्न हैबर साइकिल। इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल। द साइकिल इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस साइकिल को हम लोग सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें आया हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन सॉलिड सोडियम एंड क्लोराइड गैस, जो सॉलिड सोडियम और क्लोरीन गैस के बीच जो रिएक्शन करवाए, गिव्स NaCl, तो जो वो क्या दिया NaCl। द हीट इवॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, तो 1 मोल NaCl के बनने में जो हीट इवॉल्व हुआ उसी को कहते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और वो कितना होता है बच्चा, -98.21 किलो कैलोरी। कितना, 98.21 किलो कैलोरी, इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी रिलीज होता है वो, ठीक। अच्छा, अब इसी हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर में बहुत सारे एनर्जी होते हैं, जो कौन कौन, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे सब्लिमेशन एनर्जी की। क्या होता है, इन मेटालिक सोडियम द एटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर, मेटालिक सोडियम एटम एक साथ जुड़े हुए होते हैं,
टू सेपरेट देम द मेटालिक सोडियम इज कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट। उसको सेपरेट करने के लिए, ताकि रिएक्शन करे हमारा एक सोडियम एटम, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, उसको हीट करते हैं ताकि सोडियम मेटल से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस स्टेट में। और जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। और इस दरमियान जो एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी चेंज होगा, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। और उसमें कितना एनर्जी चेंज होता है, 26 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होता है जब हम लोग 1 मोल Na को किस में कन्वर्ट कर 1 मोल Na सॉलिड को जब 1 मोल गैस में कन्वर्ट करते हैं तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 26 किलो कैलोरी देना पड़ेगा। यही तो बताए हैं कि पहले Na सॉलिड से कहां जाओगे, पहले Na सॉलिड से जाओगे बच्चा, Na सॉलिड से जाओगे Na गैस में, तो यहां एनर्जी देना पड़ेगा ना। जो एनर्जी दोगे वही सब्लिमेशन एनर्जी कहलाता है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चा। उसके बाद कौन सा एनर्जी है, आयनाइजेशन से पहले डिसोसिएशन एनर्जी भी जान लो ये क्या होता है। कहा क्लोरीन मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटेड इनटू एटम्स व्हिच एब्जॉर्ब 28.9 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। ये जो क्लोरीन Cl2 था तुम्हारा मॉलिक्यूल, ये Cl2 मॉलिक्यूल से हमको क्लोरीन एटम चाहिए था ना, हमको Cl माइनस आयन चाहिए था, तो पहले एक क्लोरीन एटम लेना होगा। तो इस Cl2 मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद हमको एक क्लोरीन एटम मिलेगा। तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी है उसी को तो हम लोग डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ के क्लोरीन एटम बनाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है, 28.9 किलो कैलोरी एनर्जी देना पड़ता है। ठीक, अच्छा आगे अब क्या बोला पढ़ो, गैसियस सोडियम एंड गैसियस क्लोरीन। अब हमको गैसियस सोडियम एटम मिल गया, देखो सब्लिमेशन एनर्जी देके सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बना लिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे करके 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम गैस बना लिए, अब दोनों मिल गया। अच्छा अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है, पढ़ो यहां, गैसियस सोडियम एंड गैसियस क्लोरीन एटम्स आर चेंज्ड इनटू देयर गैसियस आयंस। अब गैसियस एटम से गैसियस आयन में कन्वर्ट करवाएंगे। तो द एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिलीज्ड इज रिस्पेक्टिवली आर फॉलो। तो इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होता है वो क्या क्या है देखो। तो पहले बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो Na गैस था, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, ताकि हम लोग Na गैसियस आयन में कन्वर्ट कर सके, तो जो हीट दिए इसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कितना होता है 118.0 किलो कैलोरी। यानी कि Na गैस से Na प्लस गैस आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी देना होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 118.0 किलो कैलोरी। ठीक, अब Cl गैस से Cl माइनस आयन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो Cl गैस को एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ तो Cl माइनस गैस बन जाएगा। इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो होता है -87.3 किलो कैलोरी। अब अपना Na गैस आयन भी बन गया लास्ट तक, और Cl माइनस आयन गैस भी बन गया। अब इन दोनों को मिला के बनाना है NaCl सॉलिड। अब यहां जो एनर्जी होगा चेंज, उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। और बच्चा पढ़ो आगे, लास्टली Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस आर अट्रैक्टेड टुगेदर। लास्ट में क्या करेगा, वो जो Na प्लस गैस आयन था और जो Cl माइनस आयन गैस आयन था, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे, NaCl। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिस एनर्जी। यही तो बताए थे, जिसको हम लोग यू से या म्यू नॉट से दिखाते हैं। देखो Na प्लस गैस Cl माइनस गैस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और NaCl सॉलिड बनाएंगे। अब देखो, अब सारा हमारा बन गया। अब अकॉर्डिंग टू हेस लॉ क्या पढ़े थे हम लोग, द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द स्टेप, जो सभी स्टेप में जो टोटल एनर्जी है NaCl फॉर्मेशन में, वो बराबर होता है जो NaCl हम लोग एक स्टेप में बनाए थे। यानी कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारा आया था वो एक स्टेप का एनर्जी था, वो एनर्जी अब टोटल स्टेप जो यहाँ पे हम लोग हैबर साइकिल के थ्रू बनाए हैं उसके सभी एनर्जी के सम के बराबर होता है। यही तो कहता है हेस लॉ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट पाथ में होता है और इनडायरेक्ट पाथ में होता है। डायरेक्ट पाथ का एनर्जी इनडायरेक्ट पाथ के एनर्जी के सभी के सम के बराबर होता है। यही बात तो बताए थे हेस लॉ में। ठीक, यानी कि जो हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन है -98.21, वो हीट पहला इंथैल्पी, जिसको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे, इसके फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और लैटिस एनर्जी के सम के बराबर होगा। तो सबका वैल्यू था उसको लाके जोड़ दिए, -98.21 था हीट ऑफ फॉर्मेशन, सब्लिमेशन एनर्जी कितना था 26, आयनाइजेशन एनर्जी कितना था 28.9, सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी कितना था 118.0, और आपका ये इंथैल्पी ऑफ ये क्या था इसका इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितना था -87.3, और ये है लैटिस एनर्जी। जब जोड़ोगे तो यहां से हम लोग यू लिखो या म्यू नॉट लिखो, यहां से सबको जोड़ के इस तरफ करके सॉल्व कर दोगे तो तुमको लैटिस एनर्जी निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा, -183.81 किलो कैलोरी पर मोल। देखिए एक्सपेरिमेंटली इस प्रकार से हम लोग किसी आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी फाइंड करते हैं। इसका निगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, लैटिस एनर्जी का निगेटिव वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब इन्हीं सब ये स्टेप को हम लोग एक साइकिल में लिखते हैं जिसको बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं, और आपको इसके नीचे यही साइकिल बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बॉर्न है, इसको प्लस में कर लो, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक,
तो बच्चा ये था, जो यहां समझा दिया वही बात वहां लिखा हुआ था। अब द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl क्या भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू नॉट क्यू एस। अब ये याद करो क्यू सब क्या पढ़ाए थे, ये था हीट ऑफ आपका, ये था हीट ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी हाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये था आपका सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यही था ना। तो इनके बराबर होता है लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला, जो वहां पढ़ाए थे, बॉर्न हैबर साइकिल का सीधा फॉर्मूला बता दिए थे, वो यहीं से आया। इसमें जितना बताए हैं इसको अगर अच्छे से समझ गए तो यही सारी बातें वहां लिखी हुई है, पढ़ लेना, कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा बॉर्न हैबर साइकिल पूर्ण रूप से। अब तुमको हम एक होमवर्क दे देते हैं, अगर मन करे तो घर पे ट्राई करना। हमने NaCl का बताया ना, तुम MgCl2 का बॉर्न हैबर साइकिल लिख के दिखाना खुद से। इसका MgCl2 का, ये HW क्वेश्चन है, आप लोग MgCl2 का खुद से हमको बॉर्न हैबर साइकिल लिख के दिखाना, देखते हैं तुम लोगों से बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है बच्चा, चलो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग पैकिंग ऑफ क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड नियरली खत्म होने पे आ गया, उसके बाद हम लोग चलेंगे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल कोवैलेंट बॉन्ड पे। ठीक, चलो बाय बाय।